और आइए बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनते हैं। नहीं मिलेगी। हम सहमत है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request the Right Honourable Mr. Mark Conry, Prime Minister of Canada, to give his remarks to the media. Thank you very much. I will make my remarks in English and in French. And may I begin by thanking you, Prime Minister Modi, for the generous hospitality that you have extended us here in New Delhi. You've extended my ministers as they've visited, and the spirit of partnership with which you've approached our relationship since we first spoke in my capacity as Prime Minister last June. And as you mentioned, a few weeks later, you made time to come to the G7 summit in Alberta, Canada. 5 months after that, we met in Johannesburg at the G20, and now today, the first bilateral visit of a Canadian Prime Minister here in 8 years. In the intervening months, our foreign ministers have been busy. They've met 5 times. 4 of my ministers have led delegations here to India. Provincial premiers have been here, including today. There has been more engagement between the Canadian and Indian governments in the last year than there has been in more than 2 decades combined. So, this is not merely the renewal of a relationship. It is the expansion of a valued partnership with new ambition, focus, and foresight, a partnership between 2 confident countries charting our own course for the future. In the last decade, let's just reflect on what's happened. In the last decade, under your leadership, Prime Minister, India has become the fastest growing economy in the world. Per capita incomes in this country have risen at a pace never seen in history, seldom in human history. The most ambitious projects in clean energy, in the digital economy, in biofuels, in the next generation of artificial intelligence talent are all here in India. अभी की बड़ी खबर यह मिल रही है, ईरान में इजराइल ने अपने हमले और तेज कर दिए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को अब इजराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको टारगेट पर ले रहा है इजराइल, और बाकायदा तेहरान में इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसका आईडीएफ ने वीडियो भी जारी किया है। वीडियो दिखाइए जरा, जो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया।
ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें जो आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है। आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के साथ साथ इजराइल की तरफ से दुनिया को ये जानकारी दी है कि इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है और अब इजराइल के निशाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं। आप जानते हैं कि इस युद्ध के अंदर ईरान अपनी बड़ी ताकत के तौर पर एक तरफ जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब ईरान की इसी ताकत को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाने पर लिया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे इजराइल तेल अवीव। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं विशाल से। विशाल, साफ तौर पर इजराइल की रणनीति यही नजर आ रही है कि जो ताकत है सबसे बड़ी ईरान की, उसी पर सीधे निशाना साधकर खत्म किया जाए। बिल्कुल रोमाना, इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर ईरान के उन तमाम जगहों पर निशाना बना रहे हैं जहां से वो मिसाइल लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से जानकारी दी गई कि खैबर मिसाइल का प्रयोग इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए कर रहा है। खाड़ी देशों में भी ईरान ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो इजराइल इस वक्त ईरान के मिसाइल लॉन्चर जो सेंटर है वहां पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल की वायुसेना के द्वारा तेहरान समेत ईरान के अलग अलग हिस्सों पर जारी है। इजराइल की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जो भी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है ईरान में। वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है खाड़ी देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, उसके हमले तेज हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि कुवैत में यूएस एम्बेसी के पास जो धुआं निकला है उसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तमाम स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर भी हमला का प्रयास ईरान की तरफ से किया गया है। दुबई और अबू धाबी भी काफी हाई अलर्ट पर है इस वक्त। बहरीन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वहां पर भी अमेरिका का सैन्य बेस है। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल आखिर किस तरह से ईरान को जवाब देंगे, क्योंकि ईरान लगातार हमले कर रहा है और इजराइल अमेरिका कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जो ईरान के सैन्य ठिकाने उनको खत्म करें, लेकिन आज ये तीसरा दिन है युद्ध का और अब तक ईरान के जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है अमेरिका और इजराइल। तो देखना यही होगा कि आखिरकार आज के दिन ये हमले किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इजराइल में रोमाना मैं आपको बता दूं कि बीते 1 घंटे से अब तक किसी प्रकार के हमले का अलर्ट नहीं आया, यानी ईरान की तरफ से कोई मिसाइल इजराइल की तरफ बीते 1 घंटे से लॉन्च नहीं की गई है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और देखिए इस बीच आपको कुछ और बड़ी खबरें बताते चलेंगे हम, साथ ही आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आरती चिक्कू लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आरती, अब 28 फरवरी से जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज 2 मार्च की तारीख है और पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। हर कोई एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, अंजाम इसका क्या होगा? ये मामला कितना खिंचता हुआ नजर आ रहा है? मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ही कह दिया है 4 हफ्ते, तो आप मानकर चलिए साहब। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना ही अपने आप में ये दिखा रहा है कि अमेरिका पैनिक में है। अमेरिका ने जो सोचा था, एंटिसिपेट किया था कि ये तो 2-3 दिन की बात होगी और ये लोग स्ट्राइक करके, इनकी असैसिनेशन करके इनकी सरकार गिर जाएगी और इनके कब्जे में आ जाएगी। ये बहुत ही, मुझे लगता है, जो भी एडवाइस कर रहा है, ये क्लियरली इजराइल का तो काफी लंबे समय से ये सिस्टमैटिक कैंपेन ही था कि ईरान को बम्बार्ड करना है, ईरान की रिजीम चेंज करनी है, ईरान को खत्म करना है। तो ये सारी जो प्लानिंग थी, क्लियरली ये प्लानिंग बहुत ही इल थॉट थी और इसमें ये दिख रहा है कि ईरान बहुत लंबे समय से इस मोमेंट की तैयारी कर रहा था और उन्होंने जिस तरह से वो डिसेंट्रलाइज होके, अभी उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि सक्सेसर कौन है खमनेई के, लेकिन ऑलरेडी जो है एक प्रॉपर एक टीम जो है वो डिसेंट्रलाइज होके वो अटैक कर रही है, सिर्फ एक कंट्री पे नहीं, साइमल्टेनियसली 8 कंट्रीज पे और इजराइल पे। और वो ये आज की डेट में पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फाइनेंशियल जो एक बैक है पूरे गल्फ कंट्रीज को दे रही है। अब आपने
अभी खुद ही दिखाया कि अरामको पे भी अटैक हुआ है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये शहीद ड्रोन हैं, शाहिद जिसको बोलते हैं 136 है। ये दरअसल खुद आत्मघाती ये ड्रोन है जिसको ईरान ने तैयार किया है। करीब करीब 1500 किलोमीटर की रेंज है और क्योंकि ये बहुत लो फ्लाइंग पर चलते हैं, नीचे जाते हैं, तो इसलिए पकड़ भी नहीं पाता है, रडार या कोई और सर्वेलेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जब यहाँ पर अब अमेरिका के खिलाफ जो और इजराइल के खिलाफ जो अटैक्स किए हैं वो ईरान ने इन बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो आप देख रही हैं, पूरा जो कॉम्प्लेक्स देख रही हैं, ये अंडरग्राउंड होगा, ये जमीन के नीचे बहुत नीचे होगा, तभी ऐसा लग रहा है कि ये बेसमेंट में बनाया गया है। और अमेरिका ने जो अपने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया वो इसीलिए कि 1000 किलो के वजन के बम डाले हैं ताकि इस तरह के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको तबाह किया जाए। लेकिन ये एक दिन में कम से कम 1500 जो ड्रोन्स जो हैं ईरान उनके पास बनाने की क्षमताएं हैं इस तरह के ड्रोन्स के। ये किफायती होते हैं, मतलब कम कीमत के अंदर ये बन जाते हैं। बहुत किफायती होते हैं, मिसाइल के मुकाबले में बहुत किफायती हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी फाइटर जेट की, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गए और आपने जाके अपने उसमें बारूद लगा हुआ है, आप गए, ये ड्रोन भी मारा जाएगा उसमें, लेकिन उस मारने के साथ साथ आत्मघाती इसीलिए है ये और कामिकाजी, और वहां जाकर जहां पर जाता है गिरता है वहां तबाही मचा देता है। हम लोग देख रहे हैं बहरीन में, दुबई में, जितनी भी जगह पर ड्रोन्स हैं वो सब ये सारे ड्रोन्स जो हैं शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल ईरान द्वारा किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ये सारे ये शहीद ड्रोन्स, ये बिल्कुल ये गिरा, ये बहरीन का शायद वीडियो है जहां पर बहरीन में यूएस के बेस जो 5वीं बेड़ा है, 5th फ्लीट है वहां पर, बिल्कुल ये देखिए। अब देखिए बात कर लेते हैं रोमाना कि हमारे भारतीय कितने हैं खाड़ी देशों में, तो लिबनान में 3000। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान क्योंकि जहां पर जंग छिड़ी हुई है 10,000 सैनिक, 10,000 भारतीय जो हैं यहां पर हमारे हैं। इस एडवाइजरी जारी गई थी, उसके बावजूद भी कतर में 8,35,000 है, यूएई में सबसे ज्यादा 35 लाख भारतीय हैं, ओमान में 6,84,000। और ये देखिए ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल एक बार देख लेते हैं। उनकी ये बैलिस्टिक मिसाइल है शहाब 3 मिसाइल है जिसकी रेंज करीब करीब 300 किलोमीटर है, लिक्विड फ्यूल से चलती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल जो है ईरान द्वारा किया जा रहा है अमेरिका पर, अमेरिका के यूएस बेस पर अटैक करने के लिए, मिलिट्री बेस, और साथ ही ईरान पर। ये देखिए इमाद, ये मिसाइल है, इमाद मिसाइल है, इसका भी इस्तेमाल लॉन्ग रेंज के लिए करता है। 1700 किलोमीटर यानी कि 1700 किलोमीटर की रेंज इसकी, सटीक निशाना है इसकी। और ये देखिए ये है तीसरी सेंजिल, ये जो मिसाइल है सेजिल और खुराम शहर, ये मिसाइलें जो हैं इनका इस्तेमाल खुराम शहर का, सेजिल का ईरान ने पिछले साल भी इस्तेमाल किया था और इस बार भी कर रहा है इजराइल पर अटैक करने के लिए। लंबी दूरी की 2000 किलोमीटर की रेंज है, जितनी की कम से कम जो ईरान और इजराइल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। हैवी वॉरहेड यानी कि एक बड़ी मात्रा में बारूद जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको मार गिराने के लिए या फिर अपने लक्ष्य पर जाने के लिए। तो ये मिसाइलें जो है सेजिल, खुरम शहर है, शबाब है और इमाद मिसाइल है। इसके अलावा भी उनके पास गदर मिसाइल है, फतह मिसाइल है, उनको छोटी रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो यूएस बेस हैं जो आसपास हैं ईरान के उन पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए देखें तो ये बात करेंगे इन मिसाइल की, सेजिल खुराम शहर की जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, या फिर इतमाद की, या फिर शबाब की जिनकी 1300 किलोमीटर की रेंज है। और ये देखिए ये एक बार फिर से, और ये वीडियो देखिए, ये वाला सेम वीडियो है जहां पर हमने देखा था कि अंडरग्राउंड ये फैसिलिटी है ईरान की। रोमाना ये वही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जहां पर शहीद ड्रोन्स बनते हैं। बिल्कुल नीरज, तो आप ताकत बता रहे थे किस तरीके की ईरान की है और बाकायदा ईरान की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, वीडियोस जारी किए गए हैं और वार्निंग ईरान देता हुआ अमेरिका और इजराइल को, और बड़ा संदेश यही, ईरान झुकेगा नहीं। और इस बीच एक और महायुद्ध ब्रेकिंग में आपको बताने जा रही हूं। मिडिल ईस्ट जंग में पहली बार इजराइल ने आयरन बीम का इस बार इस्तेमाल किया है। आयरन बीम क्या है? आयरन बीम एक तरीके का लेजर हथियार है जिसका इस्तेमाल किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट इजराइल पर दागे जा रहे थे उन्हीं रॉकेट्स को मारने के लिए इस्तेमाल इन आयरन बीम का इस बार इजराइल ने किया है। ये बेहद किफायती हथियार होता है रॉकेट और ड्रोन को मारने के लिए। अभी तक तो देखिए मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मिसाइल खासी कीमती होते हैं और ऐसे में उनका इस्तेमाल जो है किफायती नहीं पड़ता। अब इजराइल की तरफ से ये लेजर बीम वाला जो हथियार है उसका इजाद कर लिया गया है और ये बेहद किफायती तरीका है मार गिराने के लिए दुश्मन के ड्रोन्स को।
और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे खास मेहमानों का जो पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू लगातार हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा ब्रिगेडियर दत्ता से समझते हैं कि अभी जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ब्रिगेडियर दत्ता आपका असेसमेंट क्या है इन हालात को लेकर, क्योंकि मैं इतना समझ पा रही हूं कि कल के मुकाबले ईरान आज और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और उतनी ही आक्रामकता से इजरायल की तरफ से ईरान को जवाब दिया जा रहा है। देखिए, ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा किया गया है, क्योंकि अब अगर चेंज ऑफ रिजीम अमेरिका लाने में कामयाब हो जाता है तो जो इस्लामिक रजीम को सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए मतलब वो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि उनको पकड़ पकड़ के उनके ऊपर केस चलाए जाएंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा। तो उनके लिए यही एक विकल्प बचता है कि वो टूथ एंड नेल फाइट करें और अगर रजीम को बचा सकें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उनका एम ये रहेगा कि साहब अमेरिका को एक लॉन्ग ड्रॉन एंगेजमेंट में वो रखें, क्योंकि दोनों की ताकतों में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को मतलब 2 या 3 हफ्तों में बिल्कुल मटिया मेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अमेरिका केवल लीडरशिप को मतलब टारगेट करेगा, वहां के जो ऑयल एसेट्स हैं उनको टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो जल गए तो अमेरिका को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर सिचुएशन और खराब होती है तो लोग मतलब जो अपने जो ऑयल एसेट्स हैं या जो खाड़ी के जो एसेट्स हैं उन पे भी ईरान हमला कर सकता है। ठीक है, वो शुरुआत हो गई है ना सर उसकी, सऊदी अरब के अंदर जो रिफाइनरी है अरामको की, उस पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया है। इस बीच एक महायुद्ध ब्रेकिंग आ रही है। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर। देखिए, कुवैत में कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी तक तो एक F-15 की बात की जा रही है, बिल्कुल, अभी तक तो एक F-15 की बात की जा रही थी, लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश होने की बात कही जा रही है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है और जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका के विमान क्रैश हो रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो क्या ईरान वाकई में अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा रहा है? अब ये तो कुवैत है जिसकी तरफ से दावा किया जा रहा है, और यहां पर अगर कुवैत की तरफ से दावा किया जा रहा है तो आप इसको प्रोपेगेंडा कहकर भी खारिज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब नुकसान अमेरिका को भी ईरान की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने विमान मार गिराया है, कुवैत के रक्षा मंत्रालय का दावा, कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं। और इस बीच जब विमान क्रैश हो रहा था एक, और उस विमान में से कैसे पायलट ने खुद को इजेक्ट किया वो आप देख रहे हैं। पैराशूट से पायलट विमान से अलग होता हुआ नजर आया है, वो तस्वीर भी सामने आ रही है। और बाद में एक जख्मी पायलट गाड़ी में पीछे की सीट पर लेटा हुआ भी नजर आ रहा है। तो ईरान ने विमान मार गिराने का बड़ा दावा किया है और इस दावे को लेकर कुवैत की तरफ से भी इस बात की तो कम से कम पुष्टि की गई है कि कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। विशाल, कुल मिलाकर न सिर्फ इजरायल बल्कि ये गल्फ के तमाम जो देश हैं, यहां पर ईरान की तरफ से निशाने पर अमेरिकी बेसेस को ही लिया जा रहा है। और कुवैत में तो ऐसा लग रहा है कि कई अमेरिकी विमान क्रैश हो गए हैं, खुद कुवैत सरकार की तरफ से दावा, मतलब अमेरिका को ईरान नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया। विशाल, देखिए रोमाना, अमेरिका पर लगातार ईरान की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। खाड़ी देशों में जहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, खासतौर पर कुवैत में आज सुबह से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई प्लेन क्रैश हुए हैं, लेकिन अब तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। थोड़ी देर पहले कुवैत सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि कुछ प्लेन क्रैश हुए हैं। और बहरीन में इसके साथ ही साथ बड़े स्तर पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, ईरान की तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही है। तो आज सुबह से कुवैत और बहरीन, इन दो देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। हमने देखा था कि कैसे कुवैत से यूएस एम्बेसी से धुआं उठते हुए थोड़ी देर पहले देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूएस एम्बेसी को भी कुवैत में निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने अब तक इस पर भी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और इस बीच महायुद्ध ब्रेकिंग आप जानिए, ये जो खाड़ी के देश हैं, इन देशों में जो यूएस सैन्य बेसेस हैं वहां पर ईरान की तरफ से बारूदी बारिश लगातार जारी है। यूएई में अमेरिकी
की ठिकानों पर ईरान हमला कर रहा है। रुक रुक कर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ताजा हमला जो है वो यूएई के रस अल खैमा में किया गया है। यहां रस अल खैमा में ईरान ने जोरदार हमला यूएई में बोला है। खामेनेई की मौत का बदला ईरान ले रहा है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक वो सबक नहीं सिखाएगा तब तक बदला पूरा नहीं होगा। और ये यूएई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूएई में ये रस अल खैमा है और यहाँ रस अल खैमा में ईरान की तरफ से हमला किया गया है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से ब्रिगेडियर दत्ता के पास आपको पहले लेकर चलेंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, यूएई खासतौर से जिस तरीके से उसको निशाने पर लिया जा रहा है, ये रस अल खैमा की तस्वीरें आ गई हैं। यहाँ पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और लगातार दुबई, अबू धाबी, वो पाम जुमेरा, वहां पर जो ईरान की तरफ से हमले किए गए थे वो तस्वीरें तो सामने आ ही रही है। और खासतौर से अगर यूएई के संदर्भ में देखा जाए तो ये तो एक दुनिया के कैपिटल के तौर पर एक ऐसा देश जहां पूरी दुनिया के लोग आकर बसते हैं और खासतौर से अमेरिकी हित जो है वहां पर बहुत पेट बनाए हुए, जड़े जमाए हुए, और उसको निशाने पर ईरान अगर ले रहा है तो मतलब क्या है? देखिए, ईरान ने यूएई को इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि यूएई और अमेरिका की काफी नजदीकियां हैं और यूएई को मिनी अमेरिका के रूप में भी देखा जाता है। और क्योंकि यूएई एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक टूरिस्ट हब है, क्योंकि यूएई ने देखा कि वहाँ उनके पास करीब अगले 300 वर्ष तक के ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन उन्होंने आगे की जो विजन थी उसके तहत उन्होंने टूरिज्म को एक नया आयाम दिया है। और उन्होंने, आप देखिए कि या तो एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है या जो अमेरिकन बेसिस हैं, चाहे वो अल-दफरा हो या रसल वाला जो एरिया हो, वो उसको किया हुआ है। तो ये केवल अमेरिका को एक सिग्नल देना है, यूएई को एक सिग्नल देना है या गल्फ कंट्रीज को ये सिग्नल देना है कि अगर ईरान के ऊपर इस तरह के हमले होंगे तो वो पूरे जो एरिया है, खाड़ी का जो एरिया है, उसका जो पूरा बिजनेस है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसको बिल्कुल चौपट कर देगा। और यही वही सर जो कहता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब गल्फ कंट्रीज के लिए एक तरीके से यही वो संदेश है जो ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों में छिपा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी अरब में भी हमला ईरान की तरफ से किया गया है और सऊदी अरब में ये ऑयल रिफाइनरी है जिसको निशाने पर ईरान ने लिया है। यहाँ पर आरामको की ये रिफाइनरी है, ईरान ने इस पर ड्रोन अटैक किया है। रास तानुरा में ये आरामको की रिफाइनरी जिस पर ईरान ने हमला किया है और ड्रोन हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए। वो तस्वीर में आप देखेंगे दूर धुआं उठता हुआ रिफाइनरी है और रिफाइनरी में अगर आग लगेगी तो फिर आप समझिए ज़रा कैसे तेल लगातार वो आग पकड़ता जाएगा और आग धधकती जाएगी और उससे कितनी तबाही। हम सीधे ज़रा रुक करेंगे। आरती टिक्कू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरती, यूएई पर क्यों इतना ज़्यादा हमले कर रहा है, फोकस क्या है ईरान का, ये अभी ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे। और इसी से जोड़कर अगर मैं कहूँ कि सऊदी अरब और यहाँ पर जो ऑयल रिफाइनरी को निशाना ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आरती, अनम्यूट करना होगा शायद, आप म्यूट पर हैं जी। सऊदी अरेबिया और कई सारी गल्फ कंट्रीज जो है वो सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर्स है पूरी दुनिया को। इनफैक्ट चाइना और इंडिया दोनों एक्सपोर्टर्स है ऑयल जो आ रहा है गल्फ कंट्री से, खासकर सऊदी अरेबिया से। और यहाँ पे अरामको की जो रिफाइनरी पे जो अटैक हुआ है, मुझे लगता है इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग 30% दुनिया की जो ऑयल सप्लाईज है वो वहाँ से निकलती है और ब्लॉकेड की वजह से। और हमें ऑलरेडी मालूम है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पे जो अटैक हुआ है वो ये दर्शाता है कि ईरान का पूरा कब्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है और अमेरिका कुछ ज़्यादा वहाँ अभी नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ। और दूसरी बात ये कि अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज ने ये कहा था कि ये कंट्रीज जितनी भी है, ओपेक कंट्रीज जितनी भी है, ये ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी क्योंकि ऐसी सारी सिचुएशन में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा डर जो है मैं कहूँगी कि यूएस को है कि आपको याद होगा यूक्रेन वॉर जो है उसकी वजह से कई सारे सैंक्शंस रशिया पे लगाए गए। कई सारी कंट्रीज़ जो रशिया से ऑयल ले रही थी, इंपोर्ट कर रही थी, इंडिया उसमें इंक्लूडेड था, उन पे पेनल्टी लगी, 50% की जो पेनल्टी लगी।
और इस सारे सिनेरियो में सऊदी अरेबिया और चूंकि कर रहा है, बैक कर रहा है अमेरिका को और इजराइल को बैक कर रहा है, वो नहीं चाहेंगे कि रशिया का ऑयल जो है बहुत ज़्यादा तादाद में चाइना खरीदे, इंडिया खरीदे, इसलिए वो ऑयल प्रोडक्शन की को इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। और ईरान ने ऐसे में जवाब में ईरान की तरफ से यहां पर ऑयल रिफाइनरी को ही निशाने पर लिया जाता है। मतलब सोचिए आप जरा किस तरीके से रणनीति के तहत ईरान इन टारगेट्स को चुन रहा है और इन टारगेट्स पर निशाना साध रहा है ताकि वो अपने सीमित संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल तक पहुंचा सके।